भाई, गुड मॉर्निंग भाई। पढ़ना स्टार्ट करें। एक नया टॉपिक आज हमें शुरू करना था। बताया था मैंने क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ा। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बिजली, कोयला, जल विद्युत, सोलर और ये पवन ऊर्जा, ये सब कंप्लीट किया था ना। एक पार्ट रह गया था इसका, खनिज वाला। अभी खनिज नहीं पढ़ते, खनिज भी पढ़ाऊंगी। तुम्हारा पेपर थोड़ा सा और डिले हो गया, पता चल गया? सरकार ने सच में मजाक बना के रख दिया। जैसे ये हरियाणा जीके पढ़ाने का टारगेट ये था कि जून तक मैं सिलेबस पूरा करा दूं और जून में पेपर हो जाए, पर इनके हालात अब देखा था कल, वो आज खबर आई है शायद अगस्त तक जाएगा। और सरकार की दिक्कत ये है कि उनको क्या फ़र्क पड़ता है, इसको 22 को पूरा निकाल दें। एक तो जून में पेपर होता, आधा साल पड़ा रहता, नौकरियां निकल आती। अब पेपर ही कह रहे हैं यही वाला अगस्त में लेंगे, तो फिर नौकरियां कब निकलेंगी? ये तो बस एक क्राइटेरिया है पेपर पास करना, इसके बाद असली लड़ाई है। तो जब ये इसी पे नहीं टिकने दे रहे, तो अगली जो मेन लड़ाई है वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद फिर तो 1-1.5 साल पीछे गई। तो ये बहुत बहुत गड़बड़ की बात है। और सरकार सच में ना बहरी हो गई, जैसे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यूथ कोशिश कर रहा है अपने बिहाफ पे भी, लेकिन सरकार बिल्कुल ही आंख बंद करके ये सोच ही नहीं रही कि गरीब आदमी खाएगा कहाँ से। किसान इतना दुखी है, नौकरियां निकल नहीं रही। जैसे एक एवरेज परिवार बहुत आसानी से कहते हैं बिजनेस कर लो, नौकरियां कितनी देंगे? बिजनेस करने के लिए फ्री में पैसे देगा कोई? बिजनेस करने के नाम पे कहेंगे जी लोन ले लो 20 लाख 30 लाख। एक गरीब परिवार का लड़का या लड़की कैसे लोन उठा लेंगे और कहाँ से भरोगे? लोन उठाना बड़ा आसान है, लोन को भरोगे कहाँ से? तो बड़ी दिक्कत की बात है कि ना तो नौकरियां छोड़ रहे हैं और ना फिर ये ऐसा काम कि भाई खेती करके आदमी पेट भर ले। किसी भी तरह से आम आदमी का पेट भरना इन्होंने नामुमकिन कर दिया। जैसे श्रीलंका के हालात देखे और हमारे, तो हम उसी रास्ते पे आने वाले हैं। हम भी कुछ दिनों में, कुछ सालों में कैसी हालत हो जाएगी, घर में रोटी बनेगी कहाँ से? महंगाई तो बिल्कुल आसमान पर, और चीज़ें कमाने का जरिया छोड़ा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में 10,000 15,000 में घर थोड़ी ना चल सकता है। आदमी सरकारी की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि सरकारी से आपकी पीढ़ी पे फर्क पड़ता है। जैसे हम अपने आप को देखें, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, हम सबको ये दिखता था कि हमें भी नौकरी करनी है, क्योंकि नौकरी से हमारी लाइफ अच्छी बनी, हमने और अच्छी बनाई। हम 4 सिस्टर्स थी, चारों ने अपनी जॉब की तैयारी की, चारों जॉब में आ गए। अब उस जॉब के कारण आज हमारे घर की पूरे की स्थिति बदल गई। तो अब तुम लोगों की स्थिति वही तो होगी जैसी हमारी 20 साल पहले थी। आम परिवार में कुछ नहीं होता किसी के पास, सबको ये होता है पढ़ लिख के काबिल बन जाएं ताकि आने वाले टाइम को अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। अब सरकार बिल्कुल ही बहरी हो गई, ना कुछ बोलते ना ढंग की कोई कार्यवाही करते। पता नहीं, मैं मजाक बना के रख लिया, ऐसा सुना था, देखा था, मतलब हल्का फुल्का। लेकिन अब तो ये हो गया कि बिल्कुल ही हद हो गई। कान और आंख बंद करके सरकार मजे कर रही है। और अजीब बात यह है कि खुलेआम कैसे कैसे भाषण देते हैं, देखिए तुम लोगों ने खुलेआम, मतलब हाँ, खुलेआम इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे लोग, जनता बेवकूफ़ है और लोग कोई रिएक्शन भी नहीं देते। तो ये हालत है। अब सच में ज़रूरी है कि पढ़ के थोड़ा सा विरोध भी करना पड़ेगा, तरीके से विरोध ऐसा जो सरकार को लगे कि जनता पढ़ी लिखी है, और पढ़े लिखे लोग विरोध करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है। सच में आज ज़रूरत आ गई। पहले लगता था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब मैं अपने आप को देखूं, अगर मैं भी कैंडिडेट होती तो पूरा साल गुजार देंगे ये तो। इस पूरे साल में इन्होंने एक पेपर नहीं लिया। जैसे अगर सीईटी नहीं था तो भूले भटके कोई ना कोई पेपर हो जाते थे साल भर में, अब तो साल हो जाएगा पेपर ही नहीं लेंगे। जैसे तैयारी करके करें क्या? अब पेपर नहीं लेंगे तो इनको क्या फर्क पड़ना है? दिक्कत तो आम परिवार की है ना। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने है क्या? होता ही नहीं किसी के भी सामने, हमारे सामने भी नहीं था। तो इसलिए अब जरूरत है पढ़ लिख के अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों। ये पिछले साल तक भी इतनी बेशर्मी नहीं थी जितनी इस साल दिखा रहे हैं। भाई सीईटी के अलावा पेपर ले लेते थे, अब तो इन्होंने कोई पेपर ही नहीं लिया। इस साल में कुछ भी नहीं किया, आधा साल गया, और अब सीईटी भी नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत बहुत एक चिंता का विषय है तुम लोगों के पार्ट पर। चलो अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। परिमल सर देखना क्या प्लानिंग करते हैं, पर प्लानिंग की अब सच में ज़रूरत लग रही है। नहीं तो फिर पढ़ते पढ़ते कितने साल पढ़ोगे भाई? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इस हिसाब से तो ये 5 साल में भी भर्ती पूरी नहीं करेंगे। जो इनकी हालत है 5 साल में भर्ती नहीं करने वाले। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट, आज हम बातचीत करते हैं परिवहन के ऊपर। अब बहुत शांत होके तुम्हें ये टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना है।
देखो, पढ़ने की जगह पढ़ना भी पड़ेगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां लड़ना भी पड़ेगा, पर ऐसा ना हो लड़ने के बाद पढ़ाई में तुम फुस निकलो और पता चला पढ़ाई तुमने की ही नहीं है। पढ़ भी लेना साथ साथ, ये लड़ाई के साथ पढ़ाई भी काम आएगी। परिवहन की बात करते हैं, और छोड़ दो किताब को, सिर्फ बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनो समझो। आज की क्लास के ऊपर अगले 3 दिन की क्लास डिपेंड करेगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर सारी बातों को समझ लेना। परिवहन का मतलब होता है सामान या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। कोई भी साधन जिसमें या तो सामान या इंसान, गुड्स, और हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो हम कहते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन है। आपके इंडिया में 4 तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अगर मेन बात करें तो वो 3 तरीके, पहला एक तो स्थल वाला, मेन तो 3 है स्थल, इसी को फिर आगे बढ़ा देते हैं। दूसरा जल वाला, और तीसरा वायु वाला। कई लोग कहते हैं जी रेल भी है, वो स्थल का ही पार्ट है। तो मेन तो 3 ही जगह है, या तो स्थल पे चीजें चलती हैं, या जल में, या वायु में। अब स्थल के आगे 3 पार्ट दिखने लग गए, तीसरा अब कई सालों से। तुमने पढ़ा था नेचुरल गैस आती है HBJ से, कहीं याद आया? फरीदाबाद में, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, तो वो स्थल का ही तो पार्ट था। स्थल पे एक तो बना दी आपने सड़क, एक आपने बना दी रेल, और एक आपने बना दी पाइपलाइन। पाइपलाइन आप पिछले हफ्ते में लास्ट स्टेज में पढ़ के आए हैं कि पाइपलाइन से आपके यहाँ गैस, 2 चीजें पाइपलाइन से चल सकती हैं, या तो गैस वाली या लिक्विड। सॉलिड पाइपलाइन में नहीं चलेगा। तो पाइपलाइन हेल्प करती है आपकी या तो लिक्विड चीज को ढोने में, या फिर गैसियस। और आपके यहाँ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गैसियस का आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था, पानीपत में नेचुरल गैस आती है HBJ से। तो पाइपलाइन स्थल के नीचे तो इसको खोद के और इसके नीचे दबा देते हैं। तो ये 3 तरीके हैं किस चीज के? जल की बात करें तो 2 जल के होते हैं। एक होता है जो ओशियन में चलती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, या बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जिसमें हजारों लोग एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाते हैं। एक होता है आपका इनलैंड, आपके देश के अंदर, जैसे गंगा है। गंगा आपके काफी सारे एरिया को कवर करती है, तो जहां गंगा की चौड़ाई गहराई ज्यादा है वहां नाव से भी सामान ढोया जा सकता है। आपके इंडिया के अंदर शिप्स नहीं चल सकते क्योंकि इतने भारी भरकम पानी नहीं है आपकी नदियों में। लेकिन अगर देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में पानी इतना जरूर है कि नाव की मदद से यहाँ ढोया जा सके सामान। बहुत लंबी दूरी ना सही, लेकिन कुछ एरिया की, कुछ किलोमीटर्स की दूरी इनके थ्रू भी कवर की जा सकती है। तो 2 तरह का पानी का, एक तो ओशियनिक वाला जिसमें ये बड़े बड़े जहाज, भारी भरकम जहाज चलते हैं, जैसे आपके यहाँ पेट्रोलियम आता है क्योंकि आपके यहाँ कम है, तो ये ओशन के थ्रू तो आता होगा ना। ये अपना अटलांटिक, ये अपना क्या नाम है इसका, इंडियन ओशियन, अरब सागर से होते हुए टैंकर्स आते हैं आपके यहाँ। वायु की बात करें तो ये भी 2 टाइप का है। एक आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ती हैं, भाई आपको यहाँ से और गोवा जाना है तो आप हरियाणा से पहले दिल्ली जाइए, दिल्ली से आप गोवा की फ्लाइट लीजिए, ये होती है डोमेस्टिक, देश के अंदर उड़ने वाली फ्लाइट्स। एक फ्लाइट्स होती हैं आपकी इंटरनेशनल, किसी को भाई यहाँ से कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, US जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेंगे। ये भी एयरपोर्ट का ही यूज़ करेंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाते हैं। जैसे आप जानते हैं दिल्ली में आपका पालम एयरपोर्ट भी है, और IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सब आगे जाके बढ़ता है। पहले कितने हैं ये? 3 में सबसे बड़ा जो हमें दिख रहा है बिछा हुआ स्थल का होगा, क्योंकि इस पे सड़कें भी हैं और रेलों का जाल भी है। और मेन लगभग ट्रैवलिंग या तो इंसान सड़क से करता है या फिर रेल से। इनका यूज तो इंसान बहुत कम करता है ना। अब जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट कहाँ लोग यूज करते हैं, डोमेस्टिक में भी कहाँ, आम आदमी को रोज कहीं नहीं ट्रेवल करना पड़ता। इनलैंड की बात करें तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत छोटे लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, ओशनिक में तो आपका जाना ही नहीं हो पाता। ये 3 है, और इनमें से ये दोनों लगभग जितना ट्रांसपोर्टेशन है या इंसान जाते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अगर कहें सबसे नई इनमें से क्या है तो आप कहेंगे पाइपलाइन, क्योंकि ये कोई बहुत पुराने सालों पहले नहीं थी। सड़क तो तब भी थी जब चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, शेरशाह सूरी था। रेल 1853 में बन गई थी, फिर 1873 में तुम्हारे हरियाणा में चल गई थी, जो इंडिया की पहली मीटर गेज थी। पाइपलाइन की बात करें तो 15-20 साल से पाइपलाइन पे काम है, और ज्यादा काम तो अब चल रहा है। तो इनमें सबसे पुराना परिवहन कहेंगे तो सड़क परिवहन।
उससे पहले अगर देखें तो ओशियंस में व्यापार की ज़रूरत जब पड़ती थी तो पुराने टाइम में ओशन वाला तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इनलैंड में हम तब भी, जब ये हड़प्पा वाले थे ना, तब भी ये व्यापार करते। नाव के चित्र नहीं मिले कहीं कहीं, तो ये सब चीज़ें पहले थी, इसको छोड़ दो। ये थी हमारे हरियाणा की माने तो उस टाइम में हरियाणा में इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप में ये नहीं था क्या, रावण नहीं आया था अपने विमान में बैठ के, तो ये भी उसका ही एक रूप था। लेकिन आज की तरह देखें तो नहीं था, अदरवाइज हरियाणा में ये सब पहले से था। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सड़क परिवहन के, रेल की, इसके बाद सड़कों को पढ़ेंगे। रेल के बारे में ध्यान से सुनना और समझना। आप सब जानते हैं पहली रेल कब और कहाँ चली थी? 1853, 1873, 1879 से 81। ये मैंने क्यों लिखे हैं, इनके बारे में ध्यान से सुन लो। पहली ट्रेन थी इंडिया की पहली ब्रॉड गेज। पहले गेज सुनो, गेज का मतलब होता है रेल के पटरियों के बीच की चौड़ाई। रेल का जो ट्रैक होता है, इनके बीच की चौड़ाई, इसे कहते हैं गेज। इंडिया में 3 तरह की गेज ज्यादा है, पर अब सुन लो पहले, अब एक और चौथी गेज लगातार इंडिया में बढ़ती जा रही है, जिसको दुनिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, आप कम इस्तेमाल करते थे। आपने 3 गेज पढ़ी हुई हैं जो इंडिया में ज़्यादा थी। एक का नाम था ब्रॉड, एक का नाम था मीटर और एक का नाम था नैरो। लेकिन अब एक गेज, क्योंकि मेट्रो बढ़ रही है ना, और मेट्रो 2 गेज पर दौड़ रही है। एक तो बड़ी भारी भरकम मेट्रो है ब्रॉड वाली, जिसमें 8-8 इंजन ये लगा रखे हैं डब्बे, और एक जो आपकी मेट्रो है ये नैरो से थोड़ी सी, ये मीटर से थोड़ी सी बड़ी है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलती है। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड गेज। यहाँ लिख रही हूँ मैं, स्टैंडर्ड गेज। और इसकी खासियत ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अगर देखते हैं, डाटा उठा के पढ़ते हैं, तो ब्रॉड कम है, मीटर भी कम है। सबसे ज़्यादा रेल दौड़ती हैं दुनिया में, जो दौड़ती हैं किस पर दौड़ती हैं वो, इसके नाम से ही पहचानो, नाम ही स्टैंडर्ड है। ये इस मीटर से बड़ा है पर ब्रॉड से छोटा है। अगर ब्रॉड की बात करूं तो 1.67 मीटर, या अगर mm में आया तो कहोगे तुम 76 इसके पीछे आएगा, 70 कर देना। 1.67 मीटर है, ये सबसे चौड़ी, इससे चौड़ी ट्रेन नहीं है। मीटर गेज में ठीक 1 मीटर, तभी इसका नाम मीटर गेज रखा गया कि भाई 1 मीटर वाली मीटर गेज। नैरो मतलब संकरी, नैरो मतलब होता है संकरा, ब्रॉड मतलब चौड़ा, मीटर एक मीटर में एक ही डाल दिया। अब ये नैरो का मतलब संकरी है, इस ब्रॉड को उल्टा कर दो तो ये 0.76 मीटर, यहाँ 0 लगा देना। हमारे इंडिया में हम प्राउड से कहते हैं हरियाणा में ब्रॉड भी है, मीटर भी है, नैरो भी है। और अब जो ये मेट्रो तुम्हारी आ गई है ना भाई, गुड़गांव में मेट्रो है, बहादुरगढ़ में मेट्रो है, फरीदाबाद में, और चौथा अपना सोनीपत, पता है सोनीपत की तरफ आ रही है मेट्रो। ये अपनी कौन सी गेज पर आ रही है? स्टैंडर्ड गेज पर। मेट्रो के अगर 8-8 डब्बे वाली ट्रेन देखते हो तो समझ जाना वो किस गेज पर है। मेट्रो की ना अलग अलग पट्टियां हैं, ग्रे लाइन, ऑरेंज लाइन, पिंक लाइन, तो ये अलग अलग गेज पर चलती हैं। जो ज़्यादा भारी भरकम है वो ब्रॉड पर, बाकी सारी ज़्यादातर किस पर चलती हैं? दुनिया के टोटल ट्रैफिक का अगर ट्रेन में निकालें, 55% टोटल ट्रैफिक का स्टैंडर्ड गेज पर ही चलता है। स्टैंडर्ड गेज को ही कई नामों से, यूनिक गेज, स्टैंडर्ड गेज, मानक गेज, और इसको बनाया था स्टीफेंसन नाम के आदमी ने। स्टीफेंसन एक्चुअली भाप का इंजन था, उससे याद कर लेना। तो भाप के इंजन वाले आदमी का नाम था स्टीफेंसन। एग्जाम में आ जा स्टीफेंसन गेज कौन सी गेज है, तो स्टैंडर्ड गेज। इसी का नाम है यूनिक गेज। पूरी दुनिया का कितना % ट्रैफिक इस पे दौड़ रहा है? आपके यहाँ ये बहुत कम है। सिर्फ किसको कवर किया? मेट्रो को। और मेट्रो में इसके साथ साथ आपने क्या बना रखी है? आपके यहाँ सबसे ज़्यादा जाल बिछा है ब्रॉड का। एक्चुअली आपकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि ये इनमें काम नहीं चलता। भारी भरकम यहाँ सामान, भारी भरकम पैसेंजर की मात्रा, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज चलानी पड़ी। आपकी ब्रॉड गेज देश में सबसे पहले, ये 4 चीज़ें समझ में आ गई। ये 1.67, ये 1 मीटर, 0.76 और 1.4, ये देखो यहाँ पर, इससे छोटी इससे बड़ी स्टैंडर्ड गेज है 1.43, अगर याद रख पाओ। 1.4 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1.4 यानी 1 मीटर से ज़्यादा और 1.6 से कम है ये, तो इसका नाम क्या रखा गया? स्टैंडर्ड।
अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो, मैं अपने आप लिखवाऊंगी, पहले समझ लो मैंने क्या कहा था। आज की क्लास पे अगली 3 क्लासेस डिपेंड करती हैं, इसलिए समझ लो। अगला नाम क्या लिखा है? रेल। रेल कब कब चली, ध्यान से सुनना। 1853 तुमने हजारों बार सुन लिया। ये चली थी मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर? ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? और इसमें 1400 यात्री चले थे। पहली बार ट्रेन चली इंडिया में अंग्रेजों के टाइम, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इससे पहले आपने कभी ट्रेन नाम की चीज़ नहीं देखी थी। तो बहुत लोग तो देखने गए कि चलने वाली चीज़ चलती है, कैसे है, क्या होती है ट्रेन। तो पहली ट्रेन 1853, तब तक आपने क्रांति भी नहीं की थी, यानी हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। तब तक आपके यहाँ महाराजा टाइप के लोग रहा करते थे। तो ये सोचो, उस टाइम पर अंग्रेजों ने आपके देश में व्यापार की स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रेन चला दी मुंबई से ठाणे। कौन सी गेज पर चलाई है भाई? 1400 यात्री अगर मैं कह रही हूं तो अपना दिमाग यूज करो, ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया गया। इसके 20 साल बाद आपके यहाँ ट्रेन चलती है मीटर गेज, और हम प्राउड से कहते हैं कि मीटर गेज पूरी धरती पर सबसे पहले हमने चलाई इंडिया में। जैसे ब्रॉड आपसे पहले दुनिया ने चला ली, लेकिन मीटर गेज किसी देश ने नहीं चलाई, था अंग्रेजों का ही समय। चलाई भी अंग्रेजों नहीं है, लेकिन हम इसलिए प्राउड करते हैं कि हमारे देश में पहली, तो दुनिया की पहली, वर्ल्ड की फर्स्ट मीटर गेज, या कहें इंडिया की फर्स्ट मीटर गेज, तो ये कहाँ चली है? हरियाणा में। ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी। इसमें गढ़ी हरसरू एक स्टेशन आया था आपके गुड़गांव का, और एक फर्रुख नगर। ये 84 किलोमीटर का सफर तय किया था। सराय रोहिल्ला नाम का स्टेशन आज भी है दिल्ली में, वहां पे इसकी स्टॉपेज थी। और फिर गढ़ी हरसरू हमारे हरियाणा के गुड़गांव में, और फिर फर्रुख नगर में। इस एरिया में मीटर गेज चलाने के पीछे लॉजिक था कि इस एरिया में खारा पानी मिलता था। मैंने एक दिन बताया था, ये खारा पानी से नमक बनाते थे, और नमक ढोने के लिए ये ट्रेन चलाई थी। तो नमक ढोना टारगेट था। इसके लिए कौन सा स्टेशन डेवलप किया गया? फर्रुख नगर। फर्रुख नगर रेवाड़ी तक चली थी ये, फिर आगे खैर अजमेर तक गई थी। और राजपुताना नाम का जो उस टाइम पे इसको मैनेज कर रहा था ना, जो उसका नाम था राजपुताना। उस ऑर्गेनाइजेशन मान लो, कंपनी मान लो, जिसने इस गेज पर काम किया। ये प्राउड इसीलिए क्योंकि देश में और दुनिया में पहली ट्रेन चली, और इसका बीच का स्टेशन हमारे हरियाणा के कहाँ पड़ा था? कई स्टेशन थे, लेकिन आप से अगर जिला पूछे तो आप रेवाड़ी कह देना, क्योंकि आपका बड़ा जंक्शन कहाँ था? रेवाड़ी। इसने गुड़गांव रेवाड़ी की बेल्ट को कवर किया था। दिल्ली से 84 किलोमीटर की दूरी पर अपने हरियाणा को कवर करके फिर ये आगे राजस्थान निकल गई थी। पर क्योंकि हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें रेवाड़ी का जिक्र पहले करेंगे। हम दिल्ली और ये राजस्थान को इतना मैटर नहीं करेगा। दोनों बातें समझ में आ गई? पहली, इंडिया की पहली मीटर तुमने चलाई तुम्हारे यहाँ, और देश की पहली ब्रॉड चली थी मुंबई से ठाणे। तीसरे का नाम जो मैंने लिखा है, 1879 से 81 के बीच में ये पहली टॉय ट्रेन थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं चली, तुम्हारे वाली अभी आगे बताऊंगी। ये इंडिया की पहली टॉय ट्रेन। आप सब जानते हैं टॉय ट्रेन सिर्फ कहाँ चल सकती हैं? पर्वतीय इलाकों में, जहां पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ियां काट के सुरंग बनाते हैं, वहां कौन सी ट्रेन चलती है? पहले ये इंडिया की 3 याद करना, फिर अपनी बात करेंगे। इनमें से एक में तो हम आ गए हैं, कौन सी गेज में? मीटर। ब्रॉड गेज 1853, 1873 मीटर गेज, और नैरो गेज 1879 से 81। ये चली थी आपकी बंगाल के पास, दार्जिलिंग से, और जलपाईगुड़ी। जगह का नाम था जलपाईगुड़ी। और यहाँ एक हिल स्टेशन आप जानते हैं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। ये पहली टॉय ट्रेन है, ये पहली मीटर गेज पर चली, दिल्ली से रेवाड़ी, आपका आगे राजस्थान तक कवर। और ये है आपकी पहली ब्रॉड गेज। 3 गेज आपको चौड़ाई मैंने बता दी, ये वाली चली होगी 1.67, ये 1 मीटर, ये 0.676। क्लियर सबको? ये टॉय ट्रेन बंगाल में चली है, ब्रॉड गेज चली है बम्बई महाराष्ट्र में, और मीटर चली है हरियाणा में, दिल्ली से हरियाणा राजस्थान। तो आपकी बेल्ट बीच में आ गई। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। हमने गेज देख ली, ये देख ली। अब अपनी बात करते हैं, क्योंकि टॉय ट्रेन अपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉय ट्रेन का जब भी जिक्र आएगा तो हरियाणा में कौन सा इलाका? आपके हरियाणा का पंचकुला पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे एक स्टेशन पड़ता है कालका। यहाँ जाके कौन सी गेज रुक जाती है? हाँ, ब्रॉड गेज। अगर कभी आप गए हैं
तो जहां स्टेशन आके रुकता है ना, वहां सीमेंटेड ऐसे आधी, ये लगा लो 4 फुट की 4.5 फुट की दीवार सी खींच दी, इससे आगे नहीं चलती है। यहाँ आके ऐसे खींच रखी है, यहाँ रुक जाती है बस आपकी ट्रेन। इसके बाद आपको यहाँ से उतर के ट्रेन वापस चलेगी, अब वहां से आगे पहाड़ों में नहीं जाएगी, आपको दूसरे स्टेशन पर क्रॉस करके जाना पड़ता है, जहां आप देखते हैं बिल्कुल छोटी सी ट्रेन खड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं टॉय ट्रेन। कौन सा गेज है ये? नैरो गेज। नैरो गेज सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल में आया। अब तुम दिमाग इस्तेमाल करो, बंगाल में क्यों आया होगा? क्योंकि अंग्रेजों की पहली राजधानी कलकत्ता थी, और कलकत्ता के पहाड़ी इलाकों में आना जाना पड़ता होगा, तो पहली ट्रेन कहाँ चलाई होगी? कलकत्ता में। बंबई में क्यों चलाई होगी ब्रॉड गेज? व्यापार। व्यापार। आपके यहाँ भी क्यों चली? नमक ढोना, व्यापार। दार्जिलिंग में क्यों चली होगी? आवाजाही, अपने राजधानी के कारण। अब ध्यान से सुनना और समझना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये पहली टॉय ट्रेन है। पंचकुला के कालका से शिमला, ये पूरा एक रेल मार्ग है, तो इसे कहते हैं कालका शिमला रेलवेज, KSR। तो कालका शिमला रेलवे, ये आपके हरियाणा में टॉय ट्रेन का एग्जाम्पल है। और ये टॉय ट्रेन बाद में चली, जैसे देश में पहली कब चली थी बताया था? 1879 से 81। इसके काफी समय बाद आपके यहाँ ट्रेन चलाने की जरूरत पड़ी, लेकिन राजधानी बनने से पहले चला दी थी आपके यहाँ ये, क्योंकि शिमला टारगेट था, आपके यहाँ नहीं चलानी थी। क्या कारण था इसका? 1896 में हिमाचल प्रदेश में एक सेब आता है किन्नौर, किन्नौरी सेब कह देते हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। तो हिमाचल प्रदेश में शिमला इनको आना पड़ता था, शिमला इनकी बाद में राजधानी इन्होंने डेवलप की थी ना, टाइम भाई अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अंग्रेज शिमला जाते थे। तो किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है, एक दिन अंग्रेजों ने यहाँ बैठ के डिसाइड किया कि ट्रेन चलाई जानी चाहिए पर्वतीय इलाके में। उससे पहले एक्सपेरिमेंट कहाँ कर चुके? दार्जिलिंग में, बंगाल में। तो इनको ये तो पता भी ट्रेन चल सकती हैं, बस उनकी लेंथ ब्रेड थोड़ी घटा फटा के और चला लेंगे। तो ये कहा इसको जोड़ेंगे कैसे? हिमाचल प्रदेश में बैठ के प्लानिंग हो रही है। 1897 में इस पे इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया कि चलो भाई यहाँ से ऐसे इतने स्टेशन जुड़ेंगे, और जहाँ जहाँ चट्टान बीच में आएंगी, जैसे ट्रेन बनाना एक दिन का काम नहीं होता, पहले मैपिंग होती है, सर्वे होता है, जाके देखते हैं किस एरिया में कहाँ से निकलेगा रास्ता, कहाँ दिक्कत आएगी। तो काम स्टार्ट कर दिया अगले साल, यानी 1897 में। काम स्टार्ट करने का मतलब होता है पहले कागजों पे काम होगा, फिर उसको रियल में काम करेंगे। तो 1898 से इन्होंने प्रॉपर रेल के ऊपर ट्रैक जो बिछाने थे इनको, उस पे काम स्टार्ट किया, और 5 साल लगे। ये हो गया 1903। इन 5 सालों में इन्होंने कालका को किससे जोड़ दिया? शिमला से जोड़ दिया। काफी लंबी दूरी थी, 96 किलोमीटर लगभग पड़ती है। 94.8 से लेके 96, वो डिपेंड करता है, एक आधा किलोमीटर कम ज्यादा। 96-95 याद कर लो, 95-96 किलोमीटर के रास्ते को इन्होंने 5 सालों में जोड़ दिया। और इस रास्ते को जोड़ने में इनको टाइम इसलिए ज्यादा लगा, देखा जाए तो लंबा रास्ता नहीं है, पर क्योंकि यहाँ एक तो घुमावदार है, पूरा हिल स्टेशन घुमावदार है, और ये ट्रेन जब चलती है, अगर आपने किसी ने ट्रेवल किया है तो बहुत अच्छा सफर इसका। ये ट्रेन थोड़ा सा सीधा चल के फिर अपना कहीं भी मुड़ जाती है, फिर थोड़ी सीधी चलती है, फिर कहीं और मुड़ जाती है, ऐसे पूरे पहाड़ों में घूमती रहती है। और पहाड़ों के कई बार बीच में से काट के निकालनी पड़ी ये ट्रेन, इसका ट्रैक बिछाना पड़ा, इसलिए जगह जगह क्या बनानी पड़ी? सुरंग। इस ट्रेन को 96 किलोमीटर में इसमें ढेरों सुरंग आ जाती हैं, बहुत सारी सुरंग हैं इसमें। इसमें सबसे लंबी सुरंग आती है, एक सुरंग नंबर 33 है। इसके पीछे की कहानी सुन लो, फिर तुम्हें ज्यादा आसानी से लंबे टाइम तक याद रहेगा। एक कर्नल था बैराग, बैरॉग करके उसका नाम था। कर्नल को कॉलोनल लिखते हैं ना, बैरॉग, ROG ऐसे लिखते हैं। कहीं कहीं बैरग लिखा है, कहीं बैराग लिखा है, कहीं बेडाग, हिंदी में हमने इसको बेडाग कर दिया। तो कर्नल बैराग कोई थे या बैरॉग थे, उनको ये काम दिया गया, जैसे रास्ता पड़ रहा था आगे जाके कि भाई बड़ी एक भारी भरकम चट्टान है, अब ट्रेन को सीधा निकालना है, तो चट्टान को अंदर से ड्रिल करके और उतनी जगह खोद लेते हैं जितने में कि ट्रैक निकल जाए। तो ये काफ़ी बड़ी चट्टान थी। तो जो ये बैरॉग को काम दिया, अंग्रेज था, पढ़ा लिखा इंजीनियर काबिल आदमी रहा होगा, इसको कहा कि भाई आप इसको ट्रैक को सीधा ले जाना है। तो इसने कहा पहाड़ काटना पड़ेगा, पहाड़ इतना भारी भरकम है कि दोनों तरफ से ड्रिलिंग करेंगे ना तब भी काफी लंबा टाइम लगेगा। 5 साल इसका कहीं ना कहीं कारण यही रहा था, इस तरह की सुरंगें। तो इसने कहा आधे लोग इस तरफ से ड्रिलिंग शुरू करेंगे,
आधे इस तरफ से, 2 मशीन मंगवा ली और दोनों तरफ से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। अब वो कुछ नापने वापने में गड़बड़ रह गई, आधी ड्रिलिंग थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट हो गई, आधी नीचे से। चलते गए चलते गए चलते गए, रास्ते में मिले ही नहीं, बहुत दिन हो गए। तो कहा भाई ये क्या हुआ, ये इतनी लंबी चौड़ी तो सुरंग नहीं बननी थी जितनी ये आदमियों ने बना दी। उस आदमी को बड़ी शर्म आई जिसने ये सारा काम किया था, बेइज्जती भी हुई ना, भाई इतना कहाँ का इंजीनियर था तू जो तूने ऐसी सुरंग काटी है। तो उसकी पेशी हुई अंग्रेजों के कोर्ट में और अंग्रेजों ने कहा तुमने पब्लिक रिसोर्स वेस्ट कर दिया और तुमने टाइम खराब किया, कितनी मेहनत खराब की, इसके बदले अब तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो बोले जुर्माना कितना देना पड़ेगा? तो बोले 1 रुपया। 1 रुपया जुर्माना लगा। 1 रुपया बड़ी बात नहीं थी कर्नल के लिए, 1 रुपया तो कोई नॉर्मल उस टाइम अंग्रेज अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन ये बेइज्जती बड़ी बात थी। ये अखबारों में छप गया कि इस कर्नल ने ऐसा काम किया कि इतने दिन वेस्ट किए, इतने आदमी लगाए, इतनी मशीन लगाई और तब भी ये इसका अलग अलग रूट बना दिया और ट्रेन कैसे चलेगी। तो इस आदमी ने ना अगले दिन ये गया, जैसे ये सब हुआ, 1 रुपया दिया, बेइज्जती फील की, अगले दिन यहाँ गया अपने कुत्ते के साथ घूमते हुए। तो इसको जाके ना अंदर घुसा, वहाँ देखा कुछ गड़बड़ है, नहीं बात बनी। दोबारा दूसरी तरफ से गया तो सोचा भाई गड़बड़ मेरी है, मेरे कारण ये हुआ। और ये इतना डिप्रेशन में आ गया कि इसने खुद को वहाँ अपनी पिस्टल निकाल के शूट कर लिया कि मुझसे ये सुरंग नहीं बनी, तो अपने आप को मार लिया। इसके मारने के बाद एक दूसरा इंजीनियर आया, उसने देखा कि भाई यहाँ इस तरह से गड़बड़ है, कुछ जैसे मैंने ड्रॉ ज़्यादा किया, इतना नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे था, बहुत थोड़ी सी कसर थी। लेकिन उस इंजीनियर की भी समझ में नहीं आई कि भैया ये क्या हुआ। उसको काम दे दिया, काम कर नहीं पाया। तो इंडिया में आके ना लोग बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं बाबाओं के पास जाके। तो वो अंग्रेज था, इंजीनियर था, उसको भी किसी ने कहा यहाँ एक बाबा बैठते हैं भाकू बाबा, आप उसके पास जाओ, ये मिल जाएगी ट्रेन। तो हमारे यहाँ अंग्रेज भी बेचारा उसमें आ गया, हमारे इंडियंस के झांसे में, और चैल के किसी बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने अपना देखा, हाथ हाथ बोले हाँ हो जाएगी ट्रेन पूरी, और कहते हैं उसके आशीर्वाद से पूरी भी हो गई। अजीब बात देखो, ये ट्रेन पूरी हो गई और फाइनली ये कामयाब रहा। और आज हम प्राउड से कहते हैं कि इतनी सारी ट्रेन्स में सबसे लंबी, इस ट्रेन की जो सुरंगें हैं, सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? कुछ लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ वो जो बैराग था ना, बैरॉग, उसकी आत्मा भटकती है यहाँ। और ये 1 किलोमीटर से लंबी सुरंग है। इंडियन रेलवे में अगर हम कोंकण को छोड़ दें तो ये सबसे लंबी सुरंग थी काफ़ी लंबे समय तक। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सुरंग है, अब तो कई बन गई इससे ज़्यादा वाली, लेकिन ये सबसे लंबी सुरंग 1903 से लगभग 100 साल तक इतनी लंबी कहीं सुरंग बनाई नहीं गई। तो ये सबसे बड़ा, बाद में यहाँ एक गांव भी बसाया गया इस कर्नल के नाम पर, जिसका नाम क्या था? बैरॉग। बैरॉग लिखते थे, कहीं बैराग लिखा है, बैराग तो मुझे था हमने बना दिया होगा, इस बेचारे का नाम तो बैरॉग ही रहा होगा, बैरॉग। बैराग हमने जब जहाज साहब बना दिया, जब हमने किसी किसी के नाम, तो इसको भी हमने बेचारे को बैराग ही बना दिया कि बैराग है, इसका नाम था बैरॉग। यहाँ से बिगड़ बिगड़ के इसका नाम बेगाड़ और बेगार, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है किताबों में। चलो ये समझ में आ गया। तो ये ट्रेन फाइनली चली इतनी मेहनत के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद। और ये ट्रेन कब चली? 1903 में, यानी 100 साल प्लस हो गए। और ये इतनी अच्छी चली, इतना बढ़िया इसने काम मेंटेन किया कि ये दुनिया की नज़रों में आई। और सन 2008 में यूनेस्को ने, इसके अधिकारियों ने यहाँ आके इसमें ट्रेवल किया और कहा ये तो सच में वर्ल्ड हेरिटेज है, यानी विरासत है ये दुनिया की। भाई 100 साल प्लस का टाइम बीत गया था, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हरियाणा से स्टार्ट होती है ये, कालका से कहाँ तक जाती है? शिमला। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहले ये चलती थी कोयले से, बाद में इसमें अपना ये स्टीम इंजन लगाया गया, स्टीम इंजन 1955 में। बाद में इसमें हाइड्रोलिक काम कर दिया गया 1970 में। अब अगर आप जाओगे ना, जैसे पीछे एक बार मेरा मन था कि इसमें देखा जाए, बहुत दिनों से ट्रेवल नहीं किया, चीज़ें देखने से और अच्छी दिमाग में बैठ जाती हैं। लेकिन अब जब मैं 2-3 साल पहले हम गए तो मानोगे नहीं, इसका सफ़र करने का मन ही नहीं किया। इसकी हालत इतनी ख़राब, इतनी खस्ता हो गई, मतलब गंदगी चढ़ गई है पूरी ट्रेन में। इसको मेंटेन करना चाहिए अगर यूनेस्को ने, क्योंकि यूनेस्को कई बार साइट वापस भी ले लेता है, कहीं पढ़ी है ना हमने। तो उस दिन देख के मेरे मन में आया कि यूनेस्को वाला अगर आ गया तो कहेगा इसको हटाओ इसमें से, इतनी गंदी ट्रेन। बहुत ही गंदगी फैली हुई थी इसमें। जब हमने पहले ट्रेवल किया तब कंपैरेटिवली ठीक थी। इन 15-17 सालों में एक तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने लग गए। जैसे पिछले 15 साल में टूरिज्म बहुत बढ़ गया। पहले लोग कम जाते थे तो साफ़ सुथरी पड़ी थी, अब इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जाने लग गई। ट्रेन सस्ता पड़ता है ना सफ़र, और 5-6 घंटे में
ये सच में एक ऐसा सफ़र है जो हर किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कितना दिमाग अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया, और इतनी खूबसूरत पूरा, क्योंकि कहीं पहाड़ कहीं घुमावदार ट्रैक है, बहुत अच्छा देखने लायक है ये सब कुछ। इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने काम किया और फाइनली हरियाणा का नाम हो गया। कौन सी ट्रेन के कारण? टॉय ट्रेन। तो आपके कहाँ से कहाँ है ये? हाँ जी, एक बार बोल उसको, पीछे इनको देखे जरा, जिसके निकम्मे के पास किताब नहीं है ना उसको निकाले बाहर। इनके 2-3 दिन तक इनके किताबों के ऊपर नजर रखो, जो ये बोलते हैं ज्यादा इनको कर दो बाहर। किताबें निकाल लो सारे, ये चारों तीनों लाइन जो हैं किताब निकाल लो, जिसके पास नहीं है बाहर कर उसको किताब। अच्छा, किताब का मामला देखो क्या है। 10th क्लास में मैं फ्राइडे की शाम को पढ़ा रही थी, और किताब मैं मंगवाती हूँ, किताब पढ़नी आनी बहुत ज़रूरी है। तो एक लड़का पढ़ा रही मैं इकोनॉमिक्स और अपनी हिस्ट्री खोल के बैठा हुआ। तो मैंने, भाई इकोनॉमिक्स की किताब पतली, हिस्ट्री की मोटी, उसको लगा मैम को क्या दिखेगा इतनी दूर से। तो मैंने कहा तुम खड़े हो और किताब खोलो जरा अपनी। तो किताब उठा ली, मतलब उसने छिपा सी ली, पेज उल्टे सीधे करके। तो मैंने कहा ज़रा ये वाली नीचे से 5वीं लाइन पढ़ के बता क्या है। तो कैसे पढ़ेगा वो? फिर मैंने कहा किताब किस चीज़ की है? तो बोला मैडम भूल गया था। तो मैंने कहा मेरे लिए क्यों खोल के बैठा था, तेरा नुकसान है। बस ये दिखाने के लिए कि किताब है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर में और हिस्ट्री में किताब खोल के अपनी अंडरलाइन करने लग रहा था। तो अब देखो तुम कैसे कैसे बच्चे हैं। अब ऐसे ऐसों का क्या करें। चलो, 3 चीज़ें समझ में आ गई। इंडिया में 3 तरह की ट्रेन चली। पहली ट्रेन कब चली? दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन। लेकिन आपके हरियाणा में ये टॉय ट्रेन कब चली? 1898 से 1903 में ये बनी थी। 1903 में ये पहली बार चली थी, क्योंकि पहले तो ट्रैक ही बिछा रहे थे। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, गेज भी समझ में आ गए। इंडिया में जितनी ट्रेन चलती हैं इनको डिवाइड किया गया है रेलवे के जोन में, और एक बनाए गए हैं डिवीज़न। डिवीज़न को हिंदी में कहते हैं मंडल, और जोन जोन ही लिखा होता है, रेलवे के जोन। कितने जोन हैं इंडिया में? नहीं, इंडिया में अब 19 हैं। 19। आंध्र प्रदेश वाला नहीं बताया सर ने, नया बन गया, नया रेलवे जोन बन गया आंध्र प्रदेश वाला। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम 19वां है वो। 19 टोटल है, मुझे इतना पता है। अब जाके तुम थोड़ा गूगल कर लेना। मेट्रो समेत 19 जोन हैं। कलकत्ता तो कई साल पहले हो गया था ना। अगर तुम आज जोन चेक करोगे 19 मिलेंगे। 19 जोन टोटल हैं। अगर मेट्रो को भी मिला लेते हैं, मेट्रो मिलाते हैं क्योंकि जोन कंसीडर किया गया। डिवीजन कितने हैं? 70 डिवीजन। कितने डिवीजन है? 70। पहले सुन और समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगी। इन 19 जोन में से हरियाणा में 3 जोन की ट्रेन चलती हैं, और 70 में से 5 डिवीजन आपके पास हैं। एक जोन में 2 डिवीजन है, दूसरे में भी 2 और तीसरे में 1। तो ये आपके 3 जोन कौन से हैं? 3 जोन में सबसे पहला आपका जोन है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न यानी उत्तरी रेलवे। दूसरे का नाम है नॉर्दर्न और वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी। और तीसरे का है नॉर्थ सेंट्रल, उत्तर मध्य। सब में उत्तर आएगा क्योंकि हरियाणा है ही उत्तर में। तो नॉर्दर्न रेलवे का एक जोन जिसका नाम ही नॉर्दर्न जोन है, फिर एक नॉर्थ वेस्टर्न जोन और एक नॉर्थ सेंट्रल जोन। बोर्ड पे देख लो और समझ लो कैसे जोन निकालते हैं। ये दिशाएं आपको सबको पता ही हैं। इन दिशाओं में, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ये अब ध्यान से देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये कौन सी हुई? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जो सेंट्रल जोन है ना, बीच वाले, वो ऐसे आते हैं। देखो यहाँ, यहाँ, इनको बोलते हैं सेंट्रल। तो नॉर्दर्न जोन का मतलब तुम्हारी ये वाली लाइन, नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब ये वाली लाइन, और नॉर्थ सेंट्रल का मतलब ये वाली लाइन। तो 3 बिंदु तुम्हारे हैं, एक तो नॉर्थ वाला ये वाला, एक नॉर्थ वेस्ट ये वाला, और एक नॉर्थ सेंट्रल ये 3 जोन हैं तुम्हारे हरियाणा के। बाकी कोई से जोन की ट्रेन तुम्हारे यहाँ नहीं आती। हर जोन की अलग ट्रेन है, उनकी जिम्मेदारी है उनका रखरखाव करना, उनकी केयर करना। तो तुम्हारे यहाँ कितने जोन की ट्रेन आती हैं? 3, नॉर्दर्न की, नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ सेंट्रल की। क्लियर ये बात? इस नॉर्दर्न के
दो इलाके, दो डिवीजन हैं नॉर्दर्न के। मैं ये मिटा दूं सारा मैप? ठीक है, नॉर्थ वाली के यानी उत्तरी के दो हिस्से हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्या है? रेलवे के। और अब तुम पढ़ोगे रेलवे के डिवीजन। डिवीजन कितने हैं तुम्हारे? 5। और जोन कितने हैं? 3। सब में नॉर्थ आएगा, एक नॉर्दर्न, एक नॉर्थ वेस्टर्न, एक नॉर्थ सेंट्रल। इस नॉर्दर्न के दो पार्ट हैं, दो डिवीजन इसके आते हैं। एक पहला जिसका नाम, जो आपका दिल्ली पड़ता है, नई दिल्ली, और एक जो आपका पड़ता है अंबाला। अंबाला, दिल्ली अंबाला किस जोन में है? ये नॉर्दर्न में। डिवीजन अलग अलग हैं, जोन बड़ा होता है, उसके अंदर कई कई डिवीजन आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न के दो डिवीजन हैं आपके राजस्थान की तरफ, जिसमें एक का नाम है, बताओ क्या है? जयपुर। और एक और बीकानेर। ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल में एक पड़ता है अकेला आपका, जिसका नाम है आगरा। ये डिवीजन है। तो 5 डिवीजन हैं आपके यहाँ, 2 राजस्थान साइड वाले और 2 आपके दिल्ली अंबाला और एक आपका आगरा। इसमें आपका नाम कहीं नहीं है अंबाला के अलावा, लेकिन इन सब की ट्रेन आपके यहाँ आती हैं। जब कभी तुम स्टेशन पे खड़े हो तो पढ़ा करो, ऐसे उत्तर रेलवे लिखा हुआ जा रहा होता है। कभी तुम्हारे यहाँ इस तरह की रेल ज़्यादातर ये चलती हैं जिनके ऊपर ये लिखा होता है। तो इसके 2 जगह डिवीजन है, कहाँ कहाँ? दिल्ली और अंबाला। इस वेस्टर्न वाली के राजस्थान साइड में जयपुर और बीकानेर, और नॉर्थ सेंट्रल का आगरा में। ये 5 डिवीजन, 3 जोन की ट्रेन चलती हैं। जोन बड़ी चीज होती है, डिवीजन छोटी चीज। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लेंगे ना नॉर्थ सेंट्रल का, तो वो प्रयागराज में है, जिसको पहले आप इलाहाबाद कहते थे ना। इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। लेकिन आपके यहाँ अगर पूछे डिवीजन कौन सा पड़ेगा तो कहेंगे आगरा। तो अब ये 5 नाम हमें याद है, दिल्ली, अंबाला, बीकानेर, जयपुर और आगरा। ये डिवीजन है। जोन कितने हैं? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल। क्लियर सबको ये? ठीक है। अब बताओ इंडिया में पहली ट्रेन कब चली थी? कौन सी गेज थी? मीटर गेज कब चली? ये इंडिया में भी पहली है। कहां से कहां? ये आपके दिल्ली से रेवाड़ी 84 किलोमीटर। आपके यहाँ क्या टारगेट था इसका? नमक। यहाँ नमक कहाँ से आया? खारा पानी की बेल्ट है ये। तीसरी ट्रेन कब चली? ये कहाँ चली थी? बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में। ये कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी। और ये मुंबई से ठाणे। तुम्हारे यहाँ ये वाली कब चली? हाँ, कब से कब बनी? 1898 से 1903 में। ठीक है। इसकी कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? 33, जिसका नाम किसके नाम पर है? कर्नल बैरॉक। बैरॉक के नाम पर। आज बैरॉक करके गांव भी बसा रखा है। कहते हैं उसकी आत्मा की आवाज़ कई बार सुनाई आती है। तो फालतू की बात है, कौन जा रहा है सुनने। लेकिन इस सुरंग में ऐसी कहावत है कि उसकी आत्मा आज भी यहीं घूम रही है, बैरॉक की। तो बैरॉक सुरंग सबसे लंबी सुरंग। कितने किलोमीटर बताइए? 1 पॉइंट समथिंग है। अब थोड़ा सा किताब को पढ़ते हैं। चलो, ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक ढूंढो कहाँ है। 141 पे बता रहे, पर हम 141 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 143 को पहले। 143 पर आ जाओ। सबसे नीचे हेडिंग है रेल परिवहन। सड़क बाद में पढ़ेंगे, सड़कें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, रेल उससे आसान है। देखो सबसे पहले 1873 में हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल चलाई गई। कौन सी ट्रेन थी ये? मीटर गेज। मीटर गेज। यहाँ ना मैप दिया, देखो मैप के आसपास जगह बहुत सारी खाली है। मैंने पहले भी लिखवा रखा है, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हम ऐड भी करेंगे पुरानी में। अब तुम उसमें लिख लो, किसी भी मैप के आसपास इसी पेज के हेरफेर में गेज तो दी हुई हैं, है ना? गेज तो दी हुई हैं। 3 चीज़ें लिख लेना। देखो जो मैंने वो तीनों लिखवाई थी अभी। ये लिख लो, एक साथ लिख लो। आती तो है तुम्हें ये बातें, लेकिन बाद में याद नहीं आएंगी। मैप पे ये 3 चीजें लिख लो। 1853 मुंबई से ठाणे महाराष्ट्र 34 किलोमीटर। ये ब्रॉड गेज है। गेज की इंपॉर्टेंस है यहाँ। गेज, गेज मतलब पटरियों के बीच की चौड़ाई। ब्रॉड गेज। ये मीटर और ये नैरो।
एक साथ लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहेगी, अलग अलग में भूल जाएंगे। ब्रॉड गेज 1853, मुंबई से थाने, ब्रैकेट में महाराष्ट्र, 34 किलोमीटर लिख लेना। अच्छा, इंडिया ट्रेन में कौन से नंबर पर है? अभी ट्रेन मंत्री कौन है तुम्हारा? रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। पिछले साल तो जुलाई में तो बना था, पीयूष गोयल हट गए थे ना। अश्विनी वैष्णव लिख लो, ये नाम पता हो तो। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं फिलहाल में। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री 21 में बने हैं ये, 24 में तो हटने ही हटने हैं। अब डेट नहीं पूछेंगे, जून जुलाई में शायद कैबिनेट बदला था, तब बने थे, जून या जुलाई के हेरफेर में। अश्विनी वैष्णव लिख लो। फर्स्ट सेकंड लिख लेना। मीटर गेज, ये वर्ल्ड में भी पहली मीटर गेज है और इंडिया में भी पहली। नमक ढोना टारगेट था। कहां से कहां चली थी ये? हाँ, 84 किलोमीटर दिल्ली से रेवाड़ी, लिख लेना। वैसे राजस्थान तक गई थी, तभी राजपूताना ने देखा था इसको, लेकिन हमें मतलब है अपनी रेवाड़ी से। जैसे वो मुंबई से थाने, वो दिल्ली से रेवाड़ी, 84 किलोमीटर। वैसे वो 100+ किलोमीटर में थी, पर क्योंकि आपका रेवाड़ी 84 तक है, इसलिए आपने 84 लिखा। तीसरी लिख लो, नैरो गेज, 79 से 81। ये टॉय ट्रेन थी, पर्वतीय इलाकों में। 0.76 मीटर, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सबको पता है ना, फेमस हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग चाय के लिए जाना जाता है, और पहाड़ों में बिजली पहुंचाने में सबसे पहला टारगेट दार्जिलिंग में पहुंचाई गई थी बिजली। चाय का बहुत बड़ा कामकाज था, मशीनें चलती थी, तो सबसे पहले पहाड़, जैसे हरियाणा में नहीं चली थी सबसे पहले, क्या बना था हरियाणा में सबसे पहले? बिजली का सबसे पहला काम हमारे यहीं तो हुआ था। 70 में पूर्ण रूप से राज्य में बिजली पहुंचा दी गई। ऐसे पर्वतीय इलाकों में पहली बिजली कहां पहुंचाई गई है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में क्यों पहुंचाई गई? दिमाग इस्तेमाल करके हम रखें। चाय के बागान, चाय की पत्तियों का काम मशीनों से किया जाता है, इसीलिए। आपके यहाँ 70 में क्यों आई? हरित क्रांति के कारण। ये लिख लो ये बातें, हरित क्रांति का लॉजिक था आपके पीछे। दार्जिलिंग में लिखना चाय, चाय का बहुत बड़ा कामकाज है बंगाल के दार्जिलिंग हिल स्टेशन पर, और पहाड़ों में पहली बिजली यहीं आई थी, फिर तो सब जगह फैल गई थी। जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग हो गया ये पूरा, ठीक है। इसके बाद ये बस एक यहाँ लाइन लिख लो, लिखो स्टैंडर्ड गेज, इसी में लिख लो स्टैंडर्ड गेज 1 पॉइंट कितना है 4, अगर एग्जैक्टली देखें तो स्टैंडर्ड में मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो 1.4 है वैसे, नहीं वो 1.4 तो है, मैंने अपने आप नहीं लिखा, पर चलो लिख लो 1.4, नहीं लिखा हुआ है, हाँ 1.43, ठीक है लिख लो 1.43 स्टैंडर्ड गेज। लिखो इसमें वर्ल्ड की 55%, वर्ल्ड का 55% ट्रांसपोर्टेशन मानक गेज पर चलता है, स्टैंडर्ड गेज पर। वर्ल्ड का 55% ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड गेज पर। यहां जल्दी से लिखो, टोटल रेल जोन 19 और डिवीजन 70, टोटल रेल जोन 19, डिवीजन 70। तुम्हारे यहाँ कितने डिवीजन है? हाँ लिख लो, हरियाणा में लिखो, हरियाणा में रेल जोन 3 डिवीजन 5, रेल जोन 3 डिवीजन 5, ठीक है। अब थोड़ा साफ सुथरा सा लिख लेना, ये वाला जो मैंने लास्ट में लिखवाया था ना, ये पुराने बच्चों को तो पहले भी लिखवा रखा है, ढूंढ लेना आसपास, तुमने लिखा होगा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो नॉर्दर्न या उत्तरी रेलवे जोन, ये उत्तरी रेलवे जोन है, ये उत्तर पश्चिमी, और ये उत्तर मध्य। अब थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके बताओ, उत्तरी रेलवे का कहाँ चलती होंगी ट्रेन? हाँ ये ज़्यादातर उत्तर वाले इलाके में चलती हैं। अच्छा ये नॉर्थ वेस्टर्न कहाँ चलती होंगी?
अपने राज्यों के, अपने जिले के नाम बताओ। नॉर्थ वेस्टर्न 3 जिले मेन हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, और बाकी पूरे हरियाणा में क्या दौड़ती हैं? नॉर्थ सेंट्रल। दिल्ली के लगते इलाके के आसपास ना, ये जो रोहतक की ट्रेन और इस तरह का जो बेल्ट है, ये सारी नॉर्थ सेंट्रल कवर करता है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका डिवीजन कहाँ है? इलाहाबाद। हेडक्वार्टर अलग है, डिवीजन अलग है। वो डिवीजन जो है वो हमारा है, जो हमारे यहाँ ट्रेन आती है। हेडक्वार्टर भी पूरे एरिया का है, आप अकेले थोड़ी आते हैं उसमें। तो ये 3 जोन और 5 डिवीजन्स लिख लेना। अब वो कहें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की पट्टी में कौन सा जोन आता है? नॉर्थ वेस्टर्न। और वो कहें जो दिल्ली से लगता इलाका है सारा इसके आसपास, नॉर्थ सेंट्रल। और अगर कहें तुम्हारी अंबाला तक की बेल्ट जो पूरी लंबी है वाली, ये नॉर्थ वाला, जिसमें दिल्ली अंबाला वाला इलाका आ गया। दिल्ली के इस तरफ रोहतक की तरफ की बेल्ट फिर सेंट्रल कवर करता है। ठीक है। उत्तर रेलवे जोन में तुमने हेडक्वार्टर, अच्छा इन तीनों के लिख तो लिए तुमने डिवीजन, इनके हेडक्वार्टर भी लिख लेना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सब जानते हैं? इसका हेडक्वार्टर, अरे पूरे नॉर्दर्न का, तुम्हारा नहीं, नई दिल्ली। पूरे नॉर्दर्न का नई दिल्ली में है, सबका हेडक्वार्टर होता है। और उत्तर पश्चिम वाले का जयपुर में, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद, जिसका अब नाम क्या है? प्रयागराज में, या इसी को आप कहते थे इलाहाबाद। हेडक्वार्टर सेम भी हो सकता है, अलग भी। जैसे नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर और नॉर्दर्न का डिवीजन सेम है, वो भी दिल्ली, ये भी दिल्ली। ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर हेडक्वार्टर भी है और जयपुर डिवीजन भी है। सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर अलग है और डिवीजन अलग है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद। और आपके यहाँ डिवीजन पड़ता है आगरा। ये उल्टे मत कराना पेपर में, इसलिए कहा था इकट्ठे लिख लो सारे साफ। ठीक है। तो मंडल 5 कौन कौन से हुए? अंबाला, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, आगरा। और 3 हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हुए? नॉर्थ वाले का दिल्ली, सेंट्रल वाले का ये प्रयागराज, और इसका वेस्टर्न वाले का जयपुर। ठीक है। अच्छा, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तरी रेलवे जोन का मंडल हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है और मंडल हेडक्वार्टर अंबाला। ये लिख लो, लाइन लिखो, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल हेडक्वार्टर अंबाला। तो इसके तो दोनों शहरों में हेडक्वार्टर हो गया, एक में मंडल वाला और एक में वैसा नॉर्दर्न वाला। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल हेडक्वार्टर अंबाला में है। ठीक है। वैसा तो है ही दिल्ली में, नई दिल्ली में। ये बात समझ में आ गई? बताओ कितने जोन है हरियाणा में? कौन सा है पहला? नॉर्दर्न का हेडक्वार्टर बोलो, तुमसे मतलब नहीं है हेडक्वार्टर, नई दिल्ली। तुम्हारे यहाँ कितने मंडल पड़ते हैं? 2, मतलब इस ऊपर वाले के, नॉर्दर्न के कौन कौन से? एक दिल्ली, एक अंबाला। नई दिल्ली में तो पूरे वाले का हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न का, और अंबाला में जोन का, तुम्हारे एरिया का। इसके बाद वेस्टर्न वाली साइड में कौन से 2 पड़ेंगे? जयपुर और बीकानेर। इन दोनों में से कौन सा हेडक्वार्टर है? जयपुर। सेंट्रल वाले में आगरा, उसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर सबका होता है, जोनल आपका एरिया जहां पड़ेगा उसका। क्लियर सबको ये? चलो बाकी कल पढ़ेंगे।